हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ओके, सो गाइस, केमिस्ट्री के अंदर ये लॉज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज जितनी भी हमारी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होती हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो बेटा इन्हीं 5 लॉज को फॉलो करती हैं। ओके, सो कौन कौन से वो 5 लॉज हैं? फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ओके, जिसको लॉ ऑफ अनडिस्ट्रक्टिबिलिटी भी बोलते हैं। ओके, सेकंड वन है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। ओके, थर्ड वन इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, द फोर्थ वन विल बी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल proportion, and the last one will be Gay-Lussac law of combining volumes. ओके, सो ये 5 हमारे बेसिक लॉज हैं जिनको कोई भी रिएक्शन होती है हमारी फिजिकल या केमिकल चेंज होता है हमारा, वो इन 5 लॉ को क्या करता है बेटा? फॉलो करता है। ओके, और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमारे डिजायर्ड। ओके, सो गाइस, जो मेरे फर्स्ट 4 लॉज हैं जिनका मैंने अभी यहाँ पे जिक्र किया है, जो फर्स्ट 4 लॉज है बेटा वो तो है मास से रिलेटेड। ओके, that will deal with the mass of reactant and products. Okay, and the last one was Gay-Lussac law of combining volume will deal with the volumes of the combining gases. Okay, वो जो है वो किससे करेगा बेटा? गैसेस के वॉल्यूम से डील करेगा। ओके, सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक, जिसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, ये बेटा एंटनी लेवोइजर ने दिया था बेटा। ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे और 1789 में इन्होंने ये लॉ दिया था। ओके, सो ये बोलता क्या है कि इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, ओके, द लॉ ऑफ द मास ऑफ द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, मीन्स ये कि बेटा जो भी टोटल मास होगा रिएक्टेंट का हमारा, वो क्या होगा बेटा? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट के इक्वल आएगा। क्या? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मींस जितना हम मास लेंगे रिएक्टेंट का, उतना ही हमें इक्वल मास मिलेगा किसका बेटा? प्रोडक्ट का। और साथ में अगर कोई अनरिएक्टेड रिएक्टेंट रह जाता है तो वो भी हमें एज इट इज ऑब्टेन हो जाएगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। ओके, गाइस, इसको हम मान लो एग्जांपल से समझते हैं। सो ये बोल रहा है कि और इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ओके, सो पहले हम एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल ले रहे हैं। फिजिकल चेंज में मैं मान लो ले रहा हूँ वाटर का एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, सो मान लो वाटर फिजिकली किस स्टेट में होता है बेटा? लिक्विड स्टेट में होता है। ओके, और सपोज करो ये क्या करते हैं बेटा? लिक्विड से, और ये किस में हो जा रहा है बेटा? गैसियस स्टेट में जा रहा है। ठीक है, सो इनिशियली क्या होगा? इनिशियली क्या है बेटा? इनिशियली ये वाटर यहाँ पे क्या है? 18 ग्राम। ओके, और इनिशियली यहाँ पे क्या है? गैसियस स्टेट में मान लो ये कुछ भी नहीं है, नल प्रोडक्ट है, यानी 0 का यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास। और आफ्टर इवेपोरेशन क्या हो जाएगा बेटा? इवेपोरेशन के बाद क्या हो जाएगा बेटा? इवेपोरेशन के बाद ये पूरा का पूरा जो हमारा वाटर है जो लिक्विड स्टेट में, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? गैसियस में। तो बेटा गैसियस में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा, हमें गैसियस प्रोडक्ट मिल जाएगा जब वाटर का, मीन्स हमें वाटर वेपर्स मिल जाएंगे बेटा, तो वो भी बेटा 18 ग्राम ही होंगी। उनका मोलिकुलर वेट भी क्या होगा बेटा? 18 ग्राम ही होगा। ये है ये लो। ओके, कि आपका जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट है, उसका जो मास है वो क्या आएगा? इक्वल आएगा। ओके, मान लो अब हम केमिकल चेंज की बात करते हैं। ये तो था फिजिकल चेंज, हमने ये फिजिकल चेंज का एग्जांपल लिया था। अब हम बात करते हैं मान लो केमिकल चेंज की। तो सपोज करो मैं देखता हूँ फॉर्मेशन किसका? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ओके, सो केमिकल चेंज में क्या लेते हैं बेटा हम? मान लो मैं क्या करता हूँ, केमिकल चेंज की बात करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ बेटा? कार्बन लेता हूँ और साथ में क्या लेता हूँ? ऑक्सीजन लेता हूँ, और इधर मेरे को प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। ओके, सो कार्बन इनिशियली क्या है बेटा? इनिशियली जब क्या है रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो इनिशियली क्या होगा? कार्बन यहाँ पे बेटा, कार्बन का क्या है एटॉमिक वेट? 12 ग्राम। ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या होगा? 2 है, तो यानी कि 62 ग्राम। और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इनिशियली क्या होगी बेटा? ये प्रोडक्ट हमारा 0 होगा। ओके, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, है ना, सो आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा? रिएक्शन होने के बाद में क्या होगा? कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या दे देगा? CO2। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन क्या होगा बेटा? ये 0 0 हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा? कार्बन है यहाँ पे कितना? तो 12 प्लस में 32, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा? 44।
तो देखो रिएक्टेंट का मास देखते हैं हम, है ना। रिएक्टेंट का मास क्या होगा, कार्बन था प्लस ऑक्सीजन था, यानी कि 12 प्लस 32, और हमारा जो प्रोडक्ट है उसका वेट कितना आ रहा है 44। तो यानी कि ये कितना हो गया 44 इज इक्वल टू 44, मीन्स यहाँ पे क्या बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, सो ये होता है हमारा क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि एंटनी लेवोइजर ने दिया था 1789 में। ओके, अब हम दूसरे लॉ की बात करते हैं बेटा, जिसको क्या बोलते हैं हम, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इसी को ही हम क्या बोल देते हैं बेटा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये बेटा जे.एल. प्राउड्स ने दिया था। ये भी एक क्या थे, फ्रेंच केमिस्ट थे, और इन्होंने कौन से में दिया थे, 1799 में ये लॉ दिया था। जो ये एंटनी लेवोइजर थे, ये भी एक फ्रेंच केमिस्ट्री थे, और ये भी एक फ्रेंच केमिस्ट थे, जे.एल. प्राउड्स। ओके, सो इन्होंने बोला था कि एक केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट, कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट। सो क्या मतलब हुआ बेटा, ये बोल रहा है कि कोई एनी कंपाउंड, है ना, एक केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय देयर वेट। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा कोई भी एलिमेंट है वो क्या बेटा, जिन उनसे कंस्टिट्यूएंट से बने बेटा, तो आप उसको किसी भी प्रोसेस से आप उसको बनाओ, उनका जो ये जो कंबाइनिंग एटम्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे बेटा, वो एक दूसरे से किस में, फिक्स्ड रेशो में, बाय देयर वेट, उनके वेट के फिक्स्ड रेशो में एक दूसरे से कंबाइन करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब ये हुआ कि सपोज करो अगर मैं ले रहा हूँ आपका CO2, ओके, सो हम मान लो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को, बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, CO2 को प्रिपेयर कर सकते हैं। बट आप किसी भी मेथड से आप CO2 को प्रिपेयर कर लो, उसमें जो CO2 में जो फाइनली हमें CO2 मिलेगी, उसमें जो कार्बन है वो बेटा 12 ग्राम ही प्रेजेंट होगा, 12 ग्राम, और ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास क्या है 32 ग्राम ही प्रेजेंट होगी। चाहे आप उस CO2 को किसी भी प्रोसेस से आप उसको बनाते हो, लेकिन एट लास्ट जब आपको CO2 अब आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो उस CO2 के अंदर आपको कार्बन बेटा 12 ग्राम ही मिलेगा, और ऑक्सीजन जो है वो उसमें 32 ग्राम ही होगी। मीन्स इसके अंदर कार्बन का और ऑक्सीजन का जो रेशो है, मीन्स 12 × 32 यानी कि 3:8, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन का और ऑक्सीजन का हमेशा 3/8 का इन्वॉल्वमेंट होगा, चाहे आप किसी भी मेथड से, किसी भी प्रोसेस से CO2 को प्रिपेयर करो। ओके, सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल लेना तो आप H2O को ले सकते हो। H2O में क्या है बेटा, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशो, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, 2 है तो यहाँ पे 2 हो गया, और ऑक्सीजन क्या हो गया बेटा 16, तो यहाँ पे क्या आ गया इसका रेशो 1:8। सो आप इस वाटर को आप चाहे किसी भी प्रोसेस से ऑब्टेन करो, चाहे आपके पास रेन वाटर हो, चाहे आपके पास RO का वाटर हो, चाहे आपके पास टैप वाटर हो, है ना, चाहे आपके पास सी वाटर हो, वाटर के अंदर आपको ऑक्सीजन का जो और हाइड्रोजन का जो रेशो है वो बेटा 1:8 ही मिलेगा। ओके, सो ये क्या था हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके।